क्या बात है। आज का दिन इतना खास है, शायद इसलिए हमारी जो सब बिटिया बहुरिया की रज्जो मौसी बैठी हैं सिर्फ मुस्कुरा रही हैं। तो हमारी तरफ से यानी बुआ का और राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत कार्यक्रम सखी सहेली में। जी हाँ, और आज जो है इतना जो हम लोग अंतराल ले रहे हैं बोलने में, तो लग रहा है कि कैसे शुरुआत की जाए, लेकिन बातें वही हैं, विषय वही हैं, हम वही हैं, आप वही हैं, श्रोता वही हैं और रज्जो मौसी भी वही हैं। थोड़ा सा दिल भरा भरा सा है। नहीं, टीआरपी मत बढ़ाओ भाई। तो इसमें टीआरपी की बात नहीं है, भावना से टीआरपी बढ़ता है, ऐसा है क्या? तो हमारे बहुत सारे साथी हालांकि ऐसी बात लिख रहे हैं, लेकिन आप सब हमारे साथ हैं, तो कोई भी दौर हो, कोई भी यात्रा हो, हंसी खुशी गुजर जाएगी। और आज हम बात करेंगे सखी विशेष में सुलोचना बृहस्पति जी की, और दिए का महत्व क्या है उस बारे में भी बातचीत होगी। और कोई कह रहा था कि रेणु जी रिटायर होने वाली है। अब ये जो कोई कह रहा था, अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता। आज ये सच्चाई तो लोगों को खबर हो चुकी। और ऑफ कोर्स व्यंजन के बारे में तो बुआ जी अच्छे व्यंजन बताएंगी। बाकी हमारे श्रोता भी लिखकर भेजती रहती हैं, तो वो भी ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गीत के साथ बुआ जी। बिल्कुल। ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। तो बुआ जी, दिए के महत्व के बारे में हमारे पास बहुत सारे संदेश आ गए हैं। और भाई देखिए, संदेश के साथ साथ जब भी कोई शुभ कार्य होता है या कार्य की शुरुआत करते हैं किसी समारोह में, हम सब देखते हैं कि दीपक जलाया जाता है, अप दीपो भव कहते हैं, असतो मां सदगमय कहते हैं। तो ये सब चीजें तो हैं और परंपरा तो है ही हमारे यहाँ। बिल्कुल, कोई भी शुभ कार्यक्रम जब होता है, किसकी शुरुआत जो होती है, उसका आगाज जो होता है वो दिए जलाकर होता है ना, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं जी। तो वो शुभ संकेत होता है। और क्योंकि ये जो है किसी एक दिशा में नहीं फैलता है, बल्कि चारों तरफ, सब तरफ, बल्कि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ बहुत अच्छे तरीके से फैलता है और इसका कोई आकार नहीं होता है। बिल्कुल बुआ जी। और वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मुख्य द्वार पर कहा जाता है, ऐसा वास्तु के हिसाब से, कि 5 से 8 बजे के बीच दीप जलाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है इससे घर में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। ये तो सब चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। वैसे यही बात, सकारात्मक ऊर्जा की बात करते हुए हमारे साथी लिख रहे हैं कि दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। दीपक अंधकार खत्म करता है और प्रकाश फैलाता है। मान्यता है देवी देवताओं को दीपक की रोशनी विशेष प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान का भी प्रकाश जो है वो फैलता रहे, इस बात का भी ये द्योतक है। और इसका वैज्ञानिक कारण भी कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। जलाने से जो वातावरण शुद्ध होता है, जैसा भी आपने कहा। और ये भी कहते हैं कि भाई गाय के घी से जो दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है,
घी में रोगाणुओं को दूर करने की क्षमता होती है और जब ये अग्नि के संपर्क में आता है तो वातावरण को स्वच्छ और पवित्र बनाता है। दीपक के धुएं से हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं, जो अभी आपने कहा। बिल्कुल सही बात है। और सरसों के तेल का दीपक भी जलाया जाता है, इसका भी अलग महत्व है, शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे भी कष्ट तो दूर होते ही हैं, कीटाणु भी नष्ट होते हैं। इसीलिए देखिए खासतौर से दीपावली के दिन इसी के दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि जो वातावरण में कीट पतंगे आदि होते हैं वो इससे दूर भाग जाते हैं। लेकिन जरूरत है कि मिट्टी के दिए में जो दिया होता है उसमें जलाया जाए। और हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि दिया केवल एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे जीवन में गहरे अर्थ और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और बहुत लंबी चौड़ी बात इन्होंने लिखी है कि प्रकाश और आशा का प्रतीक दिया अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाता है। धार्मिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, इन्होंने लिखा है, जो हम लोगों ने बताया। और संस्कार और परंपरा, दिए जलाना हमारी प्राचीन परंपराओं का हिस्सा है। ये संस्कार और परिवार के मूल्यों को बढ़ाने का काम करता है। शांति और ध्यान, जलते हुए दिए की लौ को देखना, ध्यान जो है शांति का, मन को स्थिर और शुद्ध बनाता है। संयम सेवा, दिया जलाने से संयम, स्नेह और सेवा का भाव भी जागृत होता है। दिए का तेल और बाती धीरे धीरे जलते हैं, जो त्याग और सेवा का प्रतीक है। आगे भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत सा गीत सुनवा देंगे। अच्छा, पहले ही कह दिया खूबसूरत सा गीत। बिल्कुल। देखिए, दिल का दिया भी जलता है बुआ जी, है ना। इसके दो मतलब होते हैं। हाँ, मतलब तो इसका दो होता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो दिया जो होता है, नीचे जो पात्र होता है उसे दिया कहते हैं। जलती तो बात ही है, लेकिन कहते हैं दिया जल रहा है। तो ये सब चीजें जो है इसलिए जीवन में बताती हैं कि भाई करता कोई है, नाम किसी और का होता है, लेकिन दुखी मत होइए इस बात तो से। इसका ये भी हो ना, दीपक तले अंधेरा, जो जल रहा है उसके बारे में जिक्र तो होता है, लेकिन जो दीप है जिसमें वो जल रही है बाती। हाँ। बहरहाल हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि दिए का बहुत महत्व है। नियमित घरों में प्रातः और शाम को ईश्वर, तुलसी और केले के पेड़ के पास दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाती है। मिट्टी के अलावा सोना, चांदी, तांबा, कांसा और लोहे के दिए भी बनते हैं। कोई भी पूजा या अनुष्ठान बिना दीपक के अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि नियमित रूप से शाम के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से कोसों दूर बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है। महत्व के बारे में हमारे साथी लिख रहे हैं कि प्रकाश को ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया। यही कारण है कि पूजा स्थानों पर सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश की उपस्थिति में भी दिए को प्रज्वलित करके उसके महत्व को दिखाया गया है। जब व्यक्ति किसी भी कारण से अंधकार में रहता है, उस स्थिति में उसके लिए एक छोटे से दिए का प्रकाश बहुत महत्व रखता है, जितनी कि सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की रोशनी। तो वैसे भी कहते हैं ना कि मन में बड़ा अंधेरा सा है, जब मन उदास होता है, यानी अंधेरा जो है वो कहीं ना कहीं उदासी का प्रतीक है, निराशा का प्रतीक है और निराश होने का प्रतीक है। लेकिन जब प्रकाश हो जाता है तो लगता है कि आहा, आशा की किरण जग गई। बिल्कुल बुआ जी, लेकिन कहते हैं कि सरसों के तेल में जो है दीपक जलाना जो है वो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे कई तरह के कष्ट दूर होते हैं, घर में खुशहाली आती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। सकारात्मक ऊर्जा की बात तो हमने की, शनिदेव प्रसन्न होते हैं, ग्रह वगैरह जो है ना, वो जो प्लानिटरी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो दूर होते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है। सरसों के तेल का दीपक मुख्य रूप से
उन्होंने कुछ देवी देवताओं का नाम भी लिखकर भेजा है कि सामने जलाया जाता है। और पूजा के दौरान सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप जो भी पाठ करना चाहें, ध्यान करना चाहें, तो ईश्वर भी खुश होते हैं और सबसे बड़ी बात कि अपने मन में शांति आती है। मन में शांति मिलती है। और क्योंकि जैसे बताया कि आप जब जलाते हैं तो ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, दिए को देखते हुए आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके ध्यान लगा सकते हैं, जिसे मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन एक बात तो है कि ये सारी चीजें, जैसे ग्रह नक्षत्रों की हमने बात की, तो पहले आदमी सिर्फ धर्म से डरता था, तो कहीं ना कहीं इसको इसलिए जोड़ा गया है। बात तो लेकिन है कि सकारात्मक ऊर्जा आती है और इससे मन खुश रहता है और कीटाणु आदि नष्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बाध्य हो जाते हैं जब हमारी परंपरा, संस्कार या धर्म की बात आती है, पाप पुण्य की बात आती है, तो इसको इसलिए जोड़ा गया है ताकि हम बिना किसी ढेर सारी जद्दोजहद के इसको मान लें और सुखी रहें। क्योंकि प्रकाश जो है देखने से भी कितना आनंद आता है ना। जैसे कहा कि अंधेरा, जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कैसी उदासी लगती है, और जैसे जैसे गोधूली बेला आती है और शाम का जब अंधेरा जो है वो धीरे धीरे फैलता है, तब आप कमरे में भी प्रकाश जब जलाते हैं, चाहे वो बिजली का ही है, बल्ब जलाते हैं, लगाते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है। तो ऐसे ही दीपक जो है वो पहले यही था, दीपक तो जाहिर है दीपक जलाया जाता था और उसका प्रकाश बिल्कुल अलग अंदाज का होता है, कहीं ना कहीं अलग ढंग से एक ऊर्जा देता है, तो उसको जलाना ही चाहिए और उसको देखने का भी आनंद अलग है। बिल्कुल है ना। और वास्तु दोष के लिए भी कहते हैं ना कि घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं तो अगर आप दीपक जलाकर उसके सामने ध्यान करें आंख बंद करके, तो आपको बहुत फायदा होगा। और घर से वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। एक श्रोता ने पता है क्या लिखा भेजा, आप भी जरूर देख रही होंगी कि आज के बाद नहीं, आज कोई कमेंट्स नहीं, सिर्फ प्यारी सखी रेनू जी को सुनूंगी। और ऐसा तो हाँ, ऐसा लिखा उन्होंने। तो वही ऐसा है कि हम आज मैं गुरु बुद्ध की बात करते हैं। अपने दीपक खुद बनो, अप दीपो भव कहते हैं गुरु बुद्ध। हमारे साथी ने लिखा है, अपने दीपक खुद बनो कहते हैं गुरु बुद्ध, अंतर्मन की रोशनी जितवाती हर युद्ध। तो भाई ये अंतर्मन का दीपक जरूर जलाना चाहिए, यानी कि खुद के प्रकाश बनिए और खुद प्रकाशित होइए और सबको भी प्रकाशित करिए, प्रकाश दीजिए, उजाला फैलाइए, चाहे वो ज्ञान का हो चाहे आपके अंतर्मन का हो। तो प्रकाश जो है ना कि जैसे दरवाजे पर जब हम जलाते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो आ रहा है उसका भी हम स्वागत बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम स्वागत कर रहे हैं अंतराल का। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और बुआ जी देखिए, मैंने जो गीत बजाया था उस पर हमारे श्रोता ने लिखा है कि सही कहा राशि दीदी, आज दिल भरा भरा है, आप जैसी बुआ जी कहाँ ऐसी विविध भारती। भाई ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी कार्यक्रम चलते थे, आगे भी चलते रहेंगे। और उन्होंने अपनी भावना लिखी है। हाँ, लेकिन हम इस भावना का स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। और कोई कह रहा था कि हमारे श्रोता बड़े दुखी हैं, लेकिन अभी पता चला कि अगर आपने लिख कर भेजा है तो लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपके मन में ये है कि ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहे, यानी कि हम आते रहें। लेकिन वहीं हमारे बहुत सारे साथी स्वयं लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई कह रहा था, ये सोचकर आप सिर्फ न दुखी हो जाए या उस पर विश्वास न कर लें, है ना। क्योंकि कहावत है ना, किसी ने कह दिया कि कान क्या कौवा लेके चला गया, तो कौवा को ना देखो, पहले अपना कान देखो। लेकिन लोग कौवा के पीछे भागते हैं। और एक बात और है कि जो कहने सुनने की जो बात होती है, तो अक्सर लोग कहते हैं कोई कह रहा था। उस बात पर हमारा व्यक्तिगत तौर पर यह कहना है कि आप जब आपके सामने उसने ये बात कही ही नहीं, तो इसका मतलब कि वो इतनी अर्थवान थी ही नहीं। वो अर्थहीन जो बात है, जिसको आपके सामने कहने की किसी की हिम्मत नहीं है, तो उस पर आप क्यों ध्यान देते हैं, है ना। बिल्कुल। और कभी कभी हम इस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं और जो कि हो सकता है हमारी आपसे जुड़ी हुई नहीं हो, किसी के देश से जुड़ी हो या किसी अभिनेता किसी और से जुड़ी हो, जिससे कि आपका कोई मतलब नहीं है। फिर भी हम, जैसे कि कहीं की कोई घटना भी हो सकती है जिससे कि आपका सीधे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस सुनी सुनाई बात पर हम और नमक मिर्च लगाकर आगे बढ़ा देते हैं। बुआ जी, ये तो
अक्सर होता है, लोग अपनी बात, अपनी सोच, अपनी शिकायत जो है वो दूसरे के कंधे पर रखकर कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो खुद तो नहीं कह पाते तो वो कह देते हैं कि कोई कह रहा था, क्योंकि वो अपनी बात उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ। तो अब ये कहने का साहस उनके अंदर नहीं है कि वो बात वो साफ स्वयं कहें। तो फिर वो कह देते हैं कि कोई कह रहा था, या फिर कोई बात कहीं से कुछ सुनी होती है, अब उसकी पुष्टि कैसे करें। तो उसकी पुष्टि के लिए भी वो चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन किसी और का नाम लगा के हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भाई? मुझे नहीं लगता है कि देना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वही तो कह रहे हैं, जब उनकी खुद कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर जब कोई कह रहा था तो हम उससे निपट लेंगे। वो कोई जो है उसको हम जवाब दे लेंगे। तो प्रतिक्रिया ऐसे में नहीं देना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम भी समझते हैं इस बात को कि सामने वाला जो किसी और के नाम पर ये बात कर रहा है वो स्वयं उसकी ये मंशा है, तो हम भी अपनी बात सुना देते हैं। लेकिन हमें लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं और कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी कहीं सुनी बातों पर ध्यान देने की और उस पर प्रतिक्रिया अपनी देने की, है ना। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम कितनी बार सोचते हैं कि वो हमसे ये कह रहा है तो हम यार ना करें, लेकिन मेरा मानना है कि कोई कितना भी कहे, आप जो करना चाहते हैं आपको करना ही चाहिए। हाँ, आपको करते समय इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपको दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो सही हैं। हाँ। और आज प्रोग्राम कुछ उदास लग रहा है। आप क्यों उदास हैं? कहाँ उदास है भाई? देखो ऐसा है, हमारे ये कोई कह रहा है तो मैंने कोई कह रहा है। अब इस कोई कह रहा है को नहीं हम टाल सकते, है ना। इसका नहीं भाई, श्रोताओं की बात तो सर आंखों पर है। लेकिन हाँ, जो कोई कह रहा था की बात पर फिर हम आते हैं कि जब कोई कह रहा था ऐसी बात जब आती है तो पहली बात तो ये समझिए कि उस पर ध्यान इसलिए भी नहीं देना है कि वाकई अगर महत्वपूर्ण होती तो व्यक्ति सामने आकर कहता। और सुनी सुनाई बात पर बात जाते जाते तक बहुत उसके मायने बदल जाते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। इसमें अक्सर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, जैसे कि अगर आपको एक सीनरी दिखाई गई और कहा कि दूसरे को बताओ कि इसमें क्या क्या है, फिर दूसरे से कहा तीसरे को बताओ इसमें क्या क्या है, और चौथे को बताओ, जब देखा उसको जब बनाया तो बिल्कुल उलट थी, मतलब कुछ और ही बताया। तो इस तरीके से जो एक से दूसरे तक संवाद जाते तक बहुत सारी चीजें जो है कम हो जाती है, बढ़ जाती है, सब अर्थ ही बदल जाता है, एकदम बदल जाता है, मतलब बिल्कुल बदल जाता है। पता चला कहे ये ए रहे थे, पहुंचा बी, अब देखिए डी तक जेड तक पहुंच जाता है। जेड तक। अब एक श्रोता ने लिखा है कि कोई कह रहा था, इस वाक्य में बड़ा सस्पेंस है, पता ही नहीं चलता कौन कह रहा था, किससे कह रहा था, क्या कह रहा था। रोजमर्रा के जीवन में हम इस वाक्य को का खूब प्रयोग करते हैं। हाँ। सुनी सुनाई, एक श्रोता ने लिखा है कि भाई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करके आंखों देखिए, अपने कान से सुनी और बातों पर विश्वास करना चाहिए। उसी पर आप तर्क कर सकते हैं और लड़ भी सकते हैं। कोई ये कह रहा था या कोई वो कह रहा था, उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो भी आप कह रही थी। हाँ, जैसे कि इसमें कि कोई कही सुनी बात नहीं होती है, लेकिन अगर आपके घर में कोई झांकना चाहता है तो अक्सर ऐसे कहते हैं ना, सुना था जो आपके चाचा जी आए थे उनकी तीसरी शादी हुई है ना। तो कोई कह रहा था तो अब आपको लगता है अरे किसकी इतनी हिम्मत है। अरे भाई, जो कह रहा था जिसकी इतनी हिम्मत थी, पहले वो सामने आ जाए तब आप इस तरीके की प्रतिक्रिया दीजिए। और अक्सर हम तो ऐसा कहते हैं भाई, जिसने कहा था उसका अगर नाम बता सकते हैं तब तो आप इससे आगे बात करिए, अगर नहीं बता सकते हैं तो ये बात बिल्कुल अर्थहीन है, आप न बताएं तो अच्छा है ना। शायद इसीलिए प्रभु ने 2 कान दिए हैं। हाँ, और जुबान एक से एक। तो भाई इसलिए ख्याल रखिए, और जो प्रभु ने इसीलिए दिया है कि 2 बात हम जब सुन लें तब एक बात हम कहें। तो अगर कोई कह रहा था, कोई नहीं कह रहा था, तो उस पर इतनी जल्दी कोई भी प्रतिक्रिया न दें। और क्योंकि बात होते होते तक ये भी पता चलता है कि वो कह रहा था इसलिए हमने कह दिया, वो कह रहा था इसलिए हमने कह दिया, और अंत में पता चलता है कि उसका कहीं पे भी बीज ही नहीं था, वो शुरुआत ही नहीं हुई थी, वो बात ही नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो अगर हमें रहना है सुकून से तो गीत सुनना है और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है। और गीत वो भी कौन सा, कुछ तो कौन सा कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार
तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बिल्कुल सही है ना बुआ जी कि लोगों का काम है कहना, लेकिन अपना मन भी साफ होना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, साफ तो रहता है, लेकिन जब ऐसे ऐसे आके धूल थोड़ी थोड़ी आ जाती है तो क्या करोगी? और बड़े मजे से कह दिया साफ होना चाहिए, और ये नहीं कह रही कि इन लोगों को नहीं कहना चाहिए, उनका कह दिया बड़े मजे से। अच्छा, उनका काम है तो वो कहेंगे ही कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो पूरा वो जो कह रहे हैं ना कि लोग दर्शन बता देखिए, दिया। कहने की बात तो ये भी है कि जहाँ धुआं होता है वो कहीं आग होती है, उसके बाद ही धुआं उठता है ना? तो कभी कभी हो जाता है आजकल, देखिए है ना, कृत्रिम भी बनता है। नहीं, कृत्रिम वाला भी चलता है, बहुत तरीके के आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं। वैसे एक बड़ी प्यारी सी बात हमारी साथी लिख रही है कि इस तरीके की बात परिवार में बहुत चलती है। मेरा तो ये मानना है कि सीधे बोल दीजिए, कोई कहता है तो कहने दीजिए, जिसको बोलना होगा खुद आकर मुझसे बोलेगा, आप चिंता ना करें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप चिंतित ना रहें। तो जब भी कोई इस तरीके की बात आपसे कहे तो ये वाला जो है संवाद, ये वाला वाक्य जो है बहुत बढ़िया है कि कहिए भाई जिसको कहना होगा वो खुद हमसे आके कह देगा, आप काहे इतना परेशान हो रही हैं बीच में, है कि नहीं? क्योंकि अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, और हमें लगता है ऐसे लोग जब परेशान होते हैं तो क्या बाल जल्दी पक जाता है? अब कहाँ आजकल तो लोग कलर यूज करते हैं, ना, पता ही नहीं चलता है कि बाल पके हैं कि बाल 20-25 साल वाले लोग भी बाल ऐसे हो जाता है। ऐसा उतने छोटे लोग भी करते हैं गॉसिप नहीं करते, बाल रंगते हैं और निश्चित करते होंगे गॉसिप, तभी बाल सफेद होता है और तभी वो बाल रंगते हैं। ऐसा जोड़ा जा सकता है ना? वो तो लाल कोई कह रहा था, हम कहेंगे कोई कह रहा था कि आजकल तो 15-15 साल के बच्चे भी बाल डाई करते हैं।
अब यही ऐसी बहुत सारी चीजें जो होती है ना राजश्री जी कि किसी शहर के बारे में कह देते हैं कि फला जगह के लोग तो ऐसे ही होते हैं। कोई कह रहा था कि दिल्ली में जाओ तो लोग पानी तक नहीं पूछते हैं। अरे भाई, आप खुद जब देख लीजिए व्यवहार में कि आपको कैसा मिला, तब आप कोई राय बनाइए। ऐसे ही किसी भी शहर के बारे में, किसी भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के बारे में, किसी भी यहाँ की स्त्री पुरुष के बारे में भी हम कह देते हैं कि स्त्रियां तो बहुत ईर्ष्यालु होती हैं। कोई कह रहा था कि औरतें बड़ी कान की कच्ची होती हैं। तो क्या इस तरीके की बातें भी होती हैं? और शहर के बारे में जब होती हैं तो भाई नहीं अच्छा लगता है कि नहीं? बिल्कुल, क्या नहीं, सिर्फ शहर के लिए क्यों, आपने स्त्रियों के लिए कहा, औरतों के लिए कहा, वो भी अच्छा नहीं लगता। हमने उड़ा दिया बात, हमने कहा तुम बुरा मान जाएंगे हमारी बहनें। नहीं, अच्छा, सजने संवरने के लिए भी लोग कहते हैं हाँ औरतें बड़ी चिंतित रहती हैं, हर समय शीशा देखती हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे घर के सामने ऐसे पार्क, और पार्क में एक बारात लगी और बूंदाबांदी हो रही थी, झिमिर झिमिर। और जब बारिश हो रही थी तो जो लड़के की जो स्टेज लगा था वो हमारे पिछवाड़ा उसका हमारे घर के सामने था, मतलब तो जो जोड़ा था उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, कुर्सी जो रखी थी वो उसके पीछे हम देख रहे थे। सारे लड़के और जितने पुरुष थे, केवल लड़के नहीं, पुरुष जो उम्रदार थे, वो भी फटाफट ये स्टेज के पीछे आके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शीशा निकाल के कंघी कंघी किए पड़े हुए हैं, बाल हो चाहे नहीं हो सर पर। तो भाई कहने के लिए तो हमें लगा कि उस समय लगा कि कहने के लिए मतलब हम लोग बदनाम हैं कि बड़ा सजती हैं संवरती हैं, लेकिन पुरुष भी कम नहीं है, अपने चेहरे के लिए और अपने सब चीज के लिए बड़े सतर्क रहते हैं। खाली महिलाएं थोड़ी आकर्षक लगनी चाहिए, उनको भी लगता है कि चाहिए तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि आकर्षक तो उन्हें भी लगना चाहिए, हमें भी तो सुंदर चेहरा देखने को मिले, है कि नहीं? लेकिन यूं कहा जाता है आमतौर पर कि हाँ महिलाएं जो हैं ऐसे करती हैं, महिलाएं जो है वैसे करती हैं, लेकिन खान पान के बारे में भी कहा जाता है कि चाट जो है वो महिलाएं बहुत चटोरी होती हैं, है ना? चटोरी होती हैं। और ठेले पर देखो कौन दिखाई देता है ज्यादा, बिल्कुल। नहीं तो भाई इस तरीके की बातें होती हैं। या किसी शहर के बारे में खास तौर से कहा जाता है कि वहां के लोग जो है बहुत चाट खाना पसंद करते हैं। तो एक बात और है कि एक दो बार कहीं आप मिले किसी से या ये शहर आपने देखा तो इस बारे में कोई भी ऐसी बना ली उसके बारे में, वो भी गलत धारणा नहीं, कोई भी धारणा आपने बनाई तो हाँ नहीं बनानी चाहिए ना, नहीं बनानी चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए जी बिल्कुल। लेकिन हम बहुत ज्यादा हो जाते हैं दूसरे के लिए और खुद के लिए सबसे बड़ी वकालत करते हैं कि नहीं नहीं उस समय हमें गुस्सा आया थोड़ी आया था, वो तो क्या करें, भूख लग रही थी, पेट खाली था तो आ गया था, है ना? तो अपनी हम बहुत वकालत करते हैं और दूसरे के लिए बहुत बड़े जज हो जाते हैं। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है पूरा ध्यान रखना चाहिए। ना? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और अब सुलोचना बृहस्पति जो एक भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की जानी मानी प्रख्यात सुविख्यात गायिका है, उनके बारे में। जी हाँ, रामपुर घराने से अपनी वंशावली मानती हैं, वहाँ की हैं और बहुत सम्मानित संगीत के साथ साथ एकेडमी पृष्ठभूमि वाले इस प्रख्यात संगीत व्यक्तित्व ने भारतीय संगीत के क्षेत्र में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है और प्रदर्शन से वो हमेशा हम सबको मुग्ध करती रही हैं। उनका जो दर्शक होते हैं वो भी बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और दुनिया भर में प्रशंसा और बहुत सारी उन्हें तारीफ मिली है। और उनके द्वारा आलाप और ध्रुव पदंग की प्रदर्शनी उनके घराने के मूल संगीत शैली में उनकी जो तल्लीनता है वो उसे उजागर करती है। और उनकी तल्लीनता को कहते हैं कि अपनी विविध संगीत कल्पना के जटिल पैटर्न को बुनने के लिए मजबूत कपड़े के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सुलोचना बृहस्पति का जो प्रारंभिक जीवन है, उन्होंने अपने रागों के संग्रह में
अलग वो जो पहचान रखती हैं, वो चाहे वो ध्रुपद गायन हो, ख्याल हो, ठुमरी हो, दादरा हो और टप्पा हो, इनके प्रदर्शन के माध्यम से कला के प्रति उनका समर्पण जो है वो झलकता है। उनका करियर इलाहाबाद के पंडित भोलानाथ भट्ट और रामपुर के उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां के साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया था। और फिर यहाँ से शुरुआत हुई और बाद में उन्होंने अपने महान पति स्वर्गीय डॉक्टर आचार्य केसीडी बृहस्पति से प्रशिक्षण लिया और सुलोचना जी की जो राग, ताल और स्वर के सैद्धांतिक और व्यवहारिक यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पहलुओं के अपने गहन ज्ञान और जो थी उसका उन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया। जाहिर है इसीलिए उन्हें इतनी तारीफ मिली और उसका श्रेय खुद वो आचार्य बृहस्पति जी को देती हैं। और क्या और बस एक म्यूजिकल ब्रेक। हाँ बुआ जी। हम बात कर रहे हैं सुलोचना बृहस्पति जी की। भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीतकार के अन्य उस्तादों की तरह ही सुलोचना जी ने भी बहुत सारे प्रतिष्ठित जो कार्यक्रम थे उनमें प्रदर्शन किया है, बहुत सारे अवसर थे और केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत प्रदर्शन किया उन्होंने, जैसे कि रूस, हंगरी, मंगोलिया,
नेपाल, पश्चिम, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, इटली, चेक गणराज्य और कई यूरोपीय देशों में उन्होंने अपने गाने की जो है वो प्रदर्शनी की। उनकी अद्भुत विशेषज्ञता के सम्मान में ऑल इंडिया रेडियो ने भी यानी आकाशवाणी ने उन्हें 1971 में शीर्ष ग्रेड कलाकार के रूप में शामिल किया और पिछले 5 दशकों से सुलोचना बृहस्पति आकाशवाणी और टेलीविजन पर संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का नियमित रूप से उसका हिस्सा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे उनके शिष्य हैं जो जगह जगह उनका नाम रोशन कर रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने खुद जो अपनी शास्त्रीय जो संगीत की परंपरा है उसको तो कायम रखा ही है, उसके साथ साथ पूर्व और पश्चिम के बीच एक गठबंधन बनाने का भी प्रयास किया है और इसी कारण उन्होंने प्रसिद्ध फ्रांसीसी समूह जो है असेंबल ग्रेडिवा के साथ गठबंधन किया और पूरे देश और यूरोप की यात्रा की। ये बड़ा अनोखा इनका प्रयास है और जाहिर है कि संगीत जो है वो कहते हैं किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, तो कुछ इसी तरीके का वो करके दिखा रहा है उन्होंने। बिल्कुल बुआ जी, और रामपुर घराने की वो एकमात्र महिला उस्ताद को उनकी असाधारण कुशलता के लिए उनके पेशेवर करियर के दौरान कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। वर्ष 1955 में पहली आकाशवाणी प्रतियोगिता में, तब ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता था, आज भी हम लोग कई बार ऑल इंडिया रेडियो बोल देते हैं, सुलोचना बृहस्पति ने गायन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जी हाँ, 1958 में उन्हें उत्तर प्रदेश के संगीत में विशिष्टता प्राप्त करने के लिए भी पुरस्कार मिला और जो समारोह था वो मुंबई में आयोजित किया गया था। खुसरो, तानसेन तथा अन्य कलाकार, बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं। खास बात यह है कि रागों पर आधारित इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो एक तरीके से इनके शिष्य तो बहुत निकले ही हैं, यानी शिक्षिका भी बहुत अच्छी हैं। उसके संग संग पुस्तक देना एक संगीत के जो प्रेमी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मतलब एक दीपक देने जैसा है ना, क्योंकि उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है और सही अगर व्यक्ति लिखे ऐसी चीज़ें तो जाहिर है कि प्रामाणिक चीज़ें मिलती हैं। तो सुलोचना जी बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने 84 में सम्मानित किया, 94 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन्हें और 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो ऐसे ही बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। डागर घराना पुरस्कार भी उन्हें दिया गया जो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ने दिया। राग रहस्य नामक एक और उन्होंने पुस्तक लिखी जो पूरी तरह से रागों के निर्माण और रहस्यों से संबंधित उनके शोध पर आधारित है। देखिए, संगीत सीखना, संगीत सिखाना और फिर उस पर शोध करना बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। पुस्तक लिखना और मुश्किल बिल्कुल, क्योंकि कई बार बहुत से मतलब गायिका हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन इस श्रेणी में कम लोग हैं जो साथ ही साथ उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और पुस्तक भी लिख रहे हैं। तो एक गीत सुनने शास्त्रीय संगीत पर ही आधारित।
क्या पढ़ रही हैं आप? जैसे कि हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वैसे ही जब हम कार्यक्रम करते हैं तो बोलते रहते हैं लेकिन पढ़ते रहते हैं इनके संदेश। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं और कितने प्यार से लिख रहे हैं। अब मात्र आधे घंटे शेष बचे हैं, बुआ जी के स्नेह की लूट मची है, जितना लूट सको तो लूट लो। रेणु जी को लाइव सुनने का अब न जाने कब फिर मुलाकात हो गया, पुराने कार्यक्रमों का ही सहारा रहेगा, काश ये समय रुक जाता। तो भाई चलते रहने दीजिए। लिखा है जी, मिस करेंगे आपको। आप मिस करेंगे या नहीं? ये तो सब वो लिख रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं। आप अपने बारे में क्या चाह रही हो, क्या रही हो? सच कह दे, सत्य कहें। नहीं, सारे सच कहे नहीं जाते, सारे सच कहे नहीं जाते। अच्छा जी, यानी कि मतलब मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, अब घूमने जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वो जो सारे प्लान्स थे जो अब तक नहीं पूरे हो पा रहे थे, ऐसा क्या? बहुत सारी चीजें हमारे साथी लिख रहे हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है, कार्यक्षेत्र से जुड़ा हर दिन सुहाना होता है, वैसे सेवानिवृत्ति का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है। कोई कह रहा था, जी नहीं, हम कह रहे हैं इस महीने 30 जून के दिन हमारा नाम लिख के लिख रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रही हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार के साथ सदा स्वस्थ और मस्त रहें, यही कामना करते हुए हमारे सेवानिवृत्त ग्रुप में स्वागत करते हैं। तो भाई ऐसे स्वागत के लिए जब ढेर सारे लोग तैयार हों तो किस बात का गम है? बिल्कुल। अच्छा देखिए, दीपक, दीवा, इस तरह से करके भी हमारे पास बहुत सारे और भी संदेश हैं, जिसमें हमारे श्रोता ने लिखा है कि दीपक, दीवा या दिया वो पात्र है जिसमें सूत की बाती और तेल या घी रखकर ज्योति प्रज्वलित की जाती है। और पारंपरिक दिया मिट्टी का होता है, लेकिन आज आधुनिक युग में धातु के दिए भी प्रचलन में है। प्राचीन कला में इसका प्रयोग प्रकाश के लिए किया जाता था, पर बिजली के आविष्कार के बाद अब ये सजावट की वस्तु के रूप में अधिक प्रयोग होता है। धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठानों में भी इसका महत्व अभी भी बना हुआ है। ये पंच तत्वों की बात की उन्होंने कि एक अग्नि का प्रतीक माना जाता है ना, दीपक जलाने का। हाँ, लेकिन अगर मिट्टी में हम जलाते हैं तो उसमें मिट्टी भी है, प्रकाश भी है, मतलब अग्नि भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। दीपक हमारी संस्कृति, पूजा और प्रकाश का प्रतीक होता है। हमारे साथी लिख रहे हैं, हम जब भी कोई शुभ काम करते हैं, मंगल कलश की स्थापना करते हैं और फिर उस पर दीपक जलाते हैं। दीपक से हमें ये संदेश मिलता है कि स्वयं को जलाकर ही इस संसार में प्रकाश फैलता है। वैसे देखा जाए तो जितने भी हमारा देश इस मामले में बहुत समृद्ध है कि बहुत सारे गुरु, संत, महात्मा हुए हैं, तो वाकई उन्होंने अपने कहना चाहिए कि जीवन को का त्याग किया, बहुत सारी चीज़ों का हवन किया कहना चाहिए, और तब जाके कहीं किसी और को, हम लोगों को ज्ञान दिया, बहुत सारे ऐसे मार्ग बताए, है ना। हम कबीर की बात करें या जो भी करें, वो खुद बहुत फक्कड़ सी जिंदगी जीते थे, लेकिन हम लोगों को कितनी ढेर सारी ज्ञान की बातें देकर चले गए। रैदास जी हों, गुरु नानक जी हों, मतलब घूमते रहते थे और सारे संत ने हाँ, तो प्रकाश की तरह यूं ही वो भी फैलते रहे और उनके जो विचार हैं वो हम तक इस तरीके से सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। तो एक बात और ये कहना चाहेंगे, जब ये इतनी बात चल रही है कि सत्संग का जो महत्व है उसको समझें और ऐसी बातें जहां हो रही हों वहां जरूर बैठें, है ना, जहां पर कि एक ज्ञान का प्रकाश फैल रहा हो। एक बहुत सुंदर सा संदेश है कि कहते हैं जलो दिए की तरह। खुशी व्यक्त करने के लिए दीपक एक शानदार माध्यम है। भगवान राम जब लंका के पास से अयोध्या लौटे, वो जो दिवाली की बात आपने की थी, और आज भी कुछ लोगों को ये कहते हुए हम सुन सकते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं घी के दिए जलाऊंगा। यहाँ घी के दिए जलाने का अर्थ बहुत अधिक प्रसन्नता होना है। धार्मिक कार्यों में भी घी के दिए जलाने का विशेष महत्व है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और दीपावली की रात तो आपने बताया है कि भाई कुछ घरों में दीपक को इस थाली में से ढककर सजाया जाता है। सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथी लिख रहे हैं कि ये 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है ये परंपरा। बता रहे हैं कुछ बड़ी अंधेरी गुफाओं में इतनी सुंदर चित्रकारी मिलती है जिसे बिना दीपक के बनाना संभव नहीं था। भारत में दिए का इतिहास प्रामाणिक रूप से 5000 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। अब इसे मोहनजोदड़ो में ईंटों के घरों में जलाया जाता था, खुदाइयों में वहां मिट्टी के पके दीपक मिले हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि इतनी पुरानी बातें हैं। लेकिन एक बात तो है कि हम गीत तब सुनवाएंगे जब हमारे एक साथी जो है कुछ उन्होंने व्यंजन नहीं बनाकर भेजा है, कुछ विधि नहीं भेजी है, लेकिन हाँ, अनरसे की गोलियां बहुत बनती हैं इस मौसम में जब बारिश होती है सावन के समय, तो उसकी तैयारी कुछ कर ली जाए। लेकिन कुछ गीत सुनवाएंगे आप, है ना, बिल्कुल मीठा सा।
सादगी ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। चाल में शोखियां या नशीली बिजलियां, चाल में शोखियां या नशीली बिजलियां, हर तरफ ये शोर है गिर पड़ेगा आसमां, पर तेरी खामोशी अल्लमा अल्लमा, ये तेरी सादगी ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को, ये गया दिल मेरा अलविदा अलविदा, ये तेरी सादगी ये तेरा बांकपन, ये तेरी सादगी ये तेरा बांकपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है, तौबा शिकन तौबा शिकन तौबा शिकन। हाँ, मस्त है, एकदम व्यस्त है पढ़ने में सारे संदेश, जिसमें जिससे कहते हैं ना बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत सारे संदेश ऐसे आ रहे हैं जिसे आप ऐसे तो पढ़ दे रही हैं लेकिन कह रही हैं कि इससे अपने। देखिए ऐसा है ना कि हाँ। बहुत सारे लोग कह तो रहे हैं लेकिन जो हमने कह दिया उस पर तो बिल्कुल हट नहीं सकते ना, कि ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ड फेमस है कि अगर हमने वायदा किया है कि एनर्सी की गोलियां कैसे बताई जानी है तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल कि कैसे बताइए। छोड़ सकते हैं ये बताइए, छोड़ सकते हैं हमारे नहीं, साथ सब इंतजार कर रहे हैं नरसी की गोली का। जी हाँ, तो क्या करेंगे कि चावल का आटा लेंगे और गुड़ को मिला लेना है, और देसी डिश है, समझते ही हैं सभी लोग और सब जगह बनता है। इसको अच्छे से उसमें मसल देंगे, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और चीनी से भी बना सकते हैं लेकिन गुड़ बनाना ज़्यादा अच्छा है। और बहुत सारी जगहों पर क्या करते हैं कि आटे को भिगो कर, चावल के आटे को चावल को भिगो लेते हैं और पीस कर भी बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है बताते हैं कि चावल के आटे को छान लीजिए, फिर इसमें इलायची पाउडर और खसखस डालकर मिक्स कर लीजिए। फिर एक पैन में गुड़ और पानी डालकर मिक्स कर लें, उसको उबाल लें। इसे तब तक उबालिए जब तक कि गुड़ पानी में डालने पर इकट्ठा ना हो जा रहा हो, यानी गोली बन जाए, तब तक उसको करना है। फिर पानी में इसको चेक करना होगा, ये तो हमारे बहुत सारे साथियों को पता है। उसके बाद गैस की गैस धीमी कर दें और चावल के आटे का जो मिक्सचर में इसको डाल दें, धीरे धीरे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ध्यान रहे कि जो चावल का जो मिक्सचर है गुड़ में डालने से थोड़ा सा गीला और सॉफ्ट ही रहे, बहुत सूखा ना हो। और फिर इसे किसी प्लेट में तेल लगाकर ग्रीस कर लें और पलट दीजिए सब कुछ।
इसको फिर ठंडा होने दीजिए। 3-4 घंटे में जब ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तब तक इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद जाहिर है कि इसकी गोलियां बना लें और कढ़ाई में तेल गरम करके या घी, जो आप चाहते हैं तो घी या तेल में गरम कर लीजिए और इस मिक्सचर के रोल को यानी गोलियों को जिस भी आकार में आप चाहें कर लें। और उसके बाद इसमें तिल, सफ़ेद वाली तिल लपेट ली जाती है। कुछ लोग खसखस लपेटते हैं, कुछ लोग सफ़ेद वाली तिल लपेट कर तल लीजिए इसको कढ़ाई में। और इस पे गरम गरम खाने का अलग मज़ा है, लेकिन इसको ठंडा करके भी खाया जा सकता है, यानी ठंडी हो जाए तो भी आप उतना ही मज़ा लेंगे। बहुत सुंदर। और अच्छा, भी कुछ आप याद सुंदर है, स्वादिष्ट है। नहीं, स्वादिष्ट तो बिना खाए कैसे ये पता गाना चलेगा? सुंदर सुनवाएंगी, मीठा सुनवाएंगी, पहले ही बता देंगी और उसके बाद देखिए अभी जो मैंने गीत सुनवाया था, आपने पहले ही कह दिया था ना कि हाँ, अरे क्या करें हम, गाना। चेहरा आपका देख के ऐसा लग रहा था कि यही सुनना चाह रही हैं, है ना? कोई कह रहा था कि राष्ट्रीय जी यही सुनना चाह रही, तो हमने सुना दिया कि राष्ट्रीय जी तो पसंद करके लगाती है यहाँ पे। तो एक गीत और सुनवा दें राष्ट्रीय जी? गीत और सुनवा देती हूँ, लेकिन देखिए बहुत अच्छा सा एक संदेश है जो मैं पढ़ देना चाहती हूँ। शिक्षाप्रद कार्यक्रम रेणु चतुर्वेदी जी इस जादुई पिटारे यानी कि मोबाइल के जरिए देते रहिएगा। हम ऐसी आपसे आशा करते हैं और हम आपका पीछा करते करते पहुंच जाएंगे इस मोबाइल रूपी जादुई पिटारे के जरिए। ऐसा क्या आगे बात है? आपका भी मन लगा रहेगा, आपको भी लगेगा आपके सब पुराने मिलने वाले जो रेडियो और मोबाइल के द्वारा जुड़े थे वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा सुझाव है, हम जरूर जुड़े रहेंगे आपसे। तो जुड़ने की बात पर हमारे साथी ने भाई लिखकर भेजा है कि बचे हुए चावल के कटलेट कैसे बनाएं। चावल में उबले हुए आलू मिला लीजिए, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक, ब्रेड की गीली करके निचोड़ कर उसमें मिला लीजिए, मैश कर लीजिए और फिर किसी भी शेप में ले लीजिए जैसा जी राष्ट्रीय जी को पसंद हो। और फिर उसमें मैदे के डस्ट में जो है लपेट कर उसका बहुत जल्दी बताती हैं। शिकायत में आपसे ऐसे करती अरे इसमें कुछ है ही नहीं भैया, उबला हुआ चावल है, बचा हुआ है, उसमें आलू मैश करो, बाकी जो मसाला तुम्हें पसंद हो वो तुम मत मिलाना, जो हमें पसंद होगा वो हम मिलाएंगे। अच्छा, दोनों लोग नहीं मिलाना, अलग 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 जी। तो ये अलग अलग मसाले क्या हैं जो आप कह रही हैं? अभी तो गरम मसाला गीत सुनाएंगे तब बताएंगे, हम तो ऐसे नहीं सुनाएंगे। अच्छा, तो पहले बाद में क्या, समय नहीं बचा। चलिए सुनवाती हूँ गीत आपको।
मैंने अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से आपके लिए प्ले किया था, आपने सुना ना ध्यान से? नहीं, मेरा मन कहीं और था। मन कहीं और था। यानी जो भावना जो आप तक पहुंचाना चाह रही थी, आपने नहीं सुना उसको। बिल्कुल दिल तक पहुंची, फिर हम कहीं और चले गए थे। तुमसे बिछड़ के चैन हम कहाँ इसीलिए पाए, तो है ना? तो चलिए, जैसा हमारे सारे चैन बिल्कुल मिलेगा आपको भी श्रोताओं। मोहब्बत इसी तरह से बनाए रखिएगा जैसे अभी तक आपने बहुत प्यार किया हमें, और हम भी पूरा इसी तरीके से शिद्दत से आपको चाहते रहेंगे, क्योंकि ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलता जहां बिना मिले हुए ऐसा लगता है कि सदियों से हमारा आपका साथ है। तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। बिल्कुल बुआ जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद के लिए। तो अब राजश्री त्रिवेदी और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।